इंसान विकास की एक उल्लेखनीय यात्रा कर रहे हैं। हम हमेशा नई चीजों को खोज कर, बदलती परिस्थितियों में खुद को ढाल कर दुनिया में औद्योगिक क्रांति लेकर आए हैं। अब हमारी मौलिक जरूरतें सिर्फ खाना, कपड़े और छत नहीं रही, उसमें ईंधन भी जुड़ चुका है। और इस ईंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत करोड़ों रुपए खर्च करके दूसरे देशों से एलपीजी आयात करता है, जबकि यही आयात की हुई एलपीजी गैस दुनिया में धमाके और आग जैसी घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। जान का धोखा मानकर भी जरूरतमंद जब एलपीजी खरीदने निकलता है तो एलपीजी के दाम आसमान छू रहे होते हैं। भारत में लगभग 43% घरों में खाना बनाने के लिए साफ ईंधन भी नहीं मिलता और इस आंकड़े में 75% घर गांव और छोटे शहर के हैं। इसलिए जरूरतमंद प्रकृति का सहारा लेते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। पर लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना बनाने वाली हमारी माँ और बहन उस लकड़ी के हानिकारक धुएं का शिकार बन जाती है। उन्हें आंखों में खिंचाव, श्वसन समस्याएं, दमा और फेफड़ों के संक्रमण जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमारी माँ ने भी इन सारी परेशानियों का डट के सामना किया है और इन बीमारियों से लड़ते देखना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। और ये धुआं सिर्फ उनके नहीं बल्कि छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर भी गंभीर परिणाम होता है। आईपीसीसी की रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले दशक में पेड़ों को काटने से लगभग 40% ग्लोबल वार्मिंग का कारण रही है। पर्यावरण और मानवीय जीवन का ये बुरा हाल हम देख नहीं सके, इसलिए हमने पर्यावरण को बचाने के लिए नैसर्गिक तरीके से एक नया मानवीय आविष्कार बनाया है, एम कुकिंग सिस्टम। एमसीएल का एम कुकिंग सिस्टम दुनिया का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ईंधन है। ये नेपियर घास से बनता है। नेपियर घास को काट कर नैसर्गिक तरीके से सुखाने के बाद इसे एक नया आकार दिया जाता है। अब ये एम कुकिंग सिस्टम एलपीजी का स्थान लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ये एलपीजी से सस्ता है, इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसके इस्तेमाल से बहुत कम धुआं उत्पन्न होता है, जिससे घर के महिलाओं का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। इसमें सल्फर वायु नहीं होती, इसलिए इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती। इसकी खेती से गांव के किसानों को पैसे और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। एमसीएल के इस्तेमाल से हमारा भारत देश ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है।
दोस्तों अब मैं एमसीएल विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी से यह अनुरोध है कि आप इसे मेरे साथ दोहराएं, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशो हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा। एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता के खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सूचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल ना करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दे, हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहें। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दे। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे आज के थॉट ऑफ द डे यानी कि आज के हमारे सुविचार की ओर। और आज का हमारा सुविचार है सकारात्मक नजरिए के साथ काम करना। सकारात्मक नजरिए के साथ काम करना सफलता को
पास रखना होता है। जी हाँ दोस्तों, पानी का ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, यह अपना अपना नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है। आप चीजों को किस तरह से देखते हैं, यह आपके संपूर्ण जीवन में बहुत मायने रखता है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं ऐसे ही एक सकारात्मक लीडर, हमारे अगले स्पीकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार, एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। तो जब भी हम खाना खाने किसी होटल की बात करते हैं तो बहुत सारी वेराइटी हमें दिखती है। जैसे कि कोई अगर हम होटल देखें तो आपको चूल्हे में वेराइटी दिखेगी, कोई दूसरा होटल रहेगा जहाँ पे फर्नीचर की वेराइटी दिखेगी, कहीं आपको खाने में वेराइटी दिखेगी, जैसा हमारा एम कैफे जहाँ पे हम 100% ऑर्गेनिक जो है फूड वो बनाते हैं। लेकिन आपने कभी कोई ऐसा होटल देखा है कि जहाँ की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि आपको खाना खाते वक्त आजू बाजू पूरी किताबें भर के दिखेगी, यानी ऐसा लगेगा कि आप किसी लाइब्रेरी में खाना खा रहे हो। तो आज की जो कहानी है वैसे एक होटल है जिसको किताबों वाला होटल ऐसे भी बोलते हैं, और वो है नासिक में रहने वाली भीमाबाई जोंधळे। इनकी कहानी, इनकी जो कहानी है अगर हम देखते हैं, इनका होटल है मुंबई आगरा हाईवे पे, इनका होटल है ओसर में। और वहां पे इनकी खासियत ये है कि वो खाने के साथ में रखती है बहुत सारी किताबें। लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए पहले इसके पीछे की कहानी समझती है। ये जो है भीमाबाई, जिनकी आज की एज 75 साल है, लेकिन इनका जब वो 5वीं में थी तो 5वीं में ही इनकी शादी करवा दी। वो पढ़ रही थी, उनकी बहुत इच्छा थी कि वो पढ़े, लेकिन शादी करने के बाद में भी उनकी इच्छा थी वो पढ़े, लेकिन वो नहीं पढ़ पाई बिकॉज उनकी घर की जो परिस्थिति थी वही उस तरीके से नहीं थी। उनको इतना भी नहीं था कि खाने के लिए अच्छा 2 टाइम का मिले, इसलिए उन्होंने खुद समाज के अगेंस्ट जाके डिसाइड किया कि वो अपनी चाय की खुद का एक ठेला शुरू करेंगे। उन्होंने अपना चाय का ठेला शुरू किया, लेकिन वहां पे वो क्या करती थी, जो भी वो लोग आते थे जो चाय के लिए आते थे, उनके साथ में वो हमेशा एक अखबार लाती थी और वो रखती थी। वो खुद पढ़ती थी, A to Z पूरा अखबार खुद पढ़ती थी, और जो लोग आते थे वहां पे रहते थे उनको भी वो पढ़ने के लिए वो देती थी। उसके बाद में धीरे धीरे वो चाय का जो कन्वर्शन है वो नाश्ते में हुआ, नाश्ता वो रखने लगी, और नाश्ते के बाद में उन्होंने अपना खुद का होटल रखा। होटल यहाँ पे रखने के बाद में उन्होंने देखा कि जब भी कोई फैमिली में से 3-4 लोग आते हैं, होटल टेबल पे बैठते हैं और ऑर्डर देते हैं, तो ऑर्डर देने के बाद में हर कोई अपने मोबाइल में जाके कुछ ना कुछ करते रहता है। उनका ये मानना था कि उनका अभी भी मानना है कि मोबाइल से दिमाग खराब होता है, इंसान की सोचने की जो ताकत है वो बंद हो जाती है। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि मेन्यू कार्ड के साथ में वो टेबल पे 3-4 किताबें रखेंगी, जिसको जो लगेगा वो पढ़ेगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके उन्होंने सिर्फ 50 बुक जो है वो अपने होटल के लिए रखी थी, और आज उनके पास उनके होटल में 5000 से भी ज्यादा किताबें हैं। ऐसी किताबें जो बहुत सारी वैरायटी है। उन्होंने किताबों का पेड़ बनाया है, किताबों की एक जो वॉल है वो वॉल बनाई है। इस तरीके से वो इतना ही नहीं, जो आसपास की स्कूल है, अस्पताल है, वहां पे भी वो हर हफ्ते किताबें देने जाती है। वो ये सोचती है कि हर किसी ने किताबें पढ़नी चाहिए, जिसके लिए उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं कि उनका ये जो यूनिक वे है लोगों के मोबाइल से ज्यादा किताबें पढ़ने का, इसके लिए सरकार ने भी उनको नवाजा है। तो ये थी कहानी जो हमें ये बताती है कि अगर आपका जज्बा और जुनून बहुत स्ट्रांग रहे तो आपका लक्ष्य आपको 100% मिलता ही है। एमसीएल के सामने भी आज बहुत सारी कठिनाइयां नहीं बल्कि हम बोल सकते हैं कि कठिनाइयां का पर्वत है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है कि भारत देश को फिर से नंबर 1 इकोनॉमी बनाने का, उसको हम तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। चलिए अभी बुलाते हैं वैसे ही हमारे इस लक्ष्य को लीड करने वाले हमारे एमसीएल के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम गुलाब। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गुलाब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ।
शुरुआत MCL फंडिंग स्टेटस के साथ। दोस्तों, MCL के साथ फर्स्ट फंडिंग में हमारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसमें हमारी उम्मीद थी कि आज शुक्रवार हमारा ट्रांसफर की शुरुआत हो। दोस्तों, वैसे ही हुआ। हमारे फंडिंग पार्टनर ने हमारा फंड ट्रांसफर कर दिया है। आने वाले 3 वर्किंग डेज में ये फंड हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हम इस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन की शुरुआत करेंगे। हम इस फंडिंग के बाद हमारे सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं, एमकोल, MCNG प्रोजेक्ट्स, उनका काम भी शुरू करेंगे और हमारी जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है उसकी शुरुआत भी करेंगे। दोस्तों, इसके आगे ये फंडिंग का प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। हम हमेशा ख्याल रखेंगे कि हमें हमारे सभी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, बिजनेसेस के लिए फंडिंग हमेशा तैयार रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग मिलके एक बहुत बड़े ऐसे उद्देश्य के लिए, मकसद के लिए काम कर रहे हैं। बिजनेस तो सिर्फ एक माध्यम है कि जिस माध्यम से हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब बिजनेस हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें बहुत सारे पैसे कमाने, बिजनेस हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें रेवेन्यू प्रॉफिट करना है या दुनिया में देश में एक बहुत बड़ी कंपनी करके आगे बढ़ना है। हम बिजनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा ऐसा लक्ष्य है और वो मकसद है कि हमें अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान ऐसा देश बनाना है। दोस्तों, हम दुनिया के सबसे अमीर ऐसे देश में पैदा हुए हैं। हमारे देश में जो नैसर्गिक संसाधन हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, वो दुनिया में किसी भी देश के पास बिल्कुल इतने नहीं है। भले ही अमेरिका, चीन हमसे 3 गुना आकारमान में बड़े हैं, साइज में बड़े हैं, लेकिन जहां नैसर्गिक इस संसाधनों की बात आती है तो हमारे आसपास भी नहीं है। दुनिया में जितने भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है या क्लाइमेटिक जोन्स है, सभी यहां भारत में है। यहां रेत का रेगिस्तान भी है, या ऐसे प्रदेश भी है जो साल भर बर्फ के अंदर रहते हैं। यह सबसे बड़ा ऐसा समुद्र का किनारा भी है और यहाँ ऐसे पर्वत है जो दुनिया के सबसे बड़े ऐसे पर्वत है। यहाँ नदियां है जिस नदियों ने हर मिट्टी सुजलाम सुफलाम बनाई है, इसलिए हम उन्हें माता करके बुलाते हैं। यानी हमारे पास इतने रिसोर्सेस है, इतने नेचुरल संसाधन है कि मानो कुदरत ने अपने हाथों से इस देश को बनाया है। और ये जो संसाधन है, ये जो चीजें हैं, अगर इसको हम सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दे के इसको सही इसका इस्तेमाल करें, तभी भी हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन सकते हैं। ऐसी कोई खेती नहीं, ऐसी कोई एग्रीकल्चर नहीं जो हमारे देश में नहीं हो सकती, जो पूरी दुनिया में हो रही। दोस्तों, लेकिन बात सिर्फ आर्थिक या नंबर 1 इकोनॉमी बनने की नहीं है। अगर संस्कृति की भी बात करें तो हमारा देश संस्कृति में बहुत बहुत आगे है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है बाकी किसी भी देश से। पिछले 10,000 सालों से दुनिया में संस्कृति या सिविलाइजेशन की या सभ्यता की शुरुआत हुई। पिछले 10,000 सालों से अलग अलग देशों में अलग अलग सभ्यताएं चलती आ रही। लेकिन भारत की सभ्यता अगर हम देखें तो भारत की सभ्यता बहुत आगे है। ये हर राज्य में, इनफैक्ट हर जिले में अलग अलग जो बोली भाषा है ना, ये अलग अलग बोली भाषा है, अलग अलग रहन सहन का ढंग है, जो खाने पीने का ढंग है, अपना अपना अलग कल्चर है। ये बेसिकली सुपर स्पेशलाइजेशन है संस्कृति का। सबसे महत्वपूर्ण जो इंडिकेटर है वो है भाषा। इतनी ज्यादा भाषा हमारे देश में, वो इटसेल्फ इंडिकेटर है कि हमारी संस्कृति कितनी ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन बात सिर्फ संस्कृति की नहीं, उसी के साथ है ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, ज्ञान विज्ञान में भी हम इतने आगे थे पूरी दुनिया के कि कोई देश भी हमारे आजू बाजू भी नहीं था। हजारों साल पहले हमने जो चीजें तैयार की है ना, हजारों साल पहले, वो आज भी इतने सालों के बाद मॉडर्न जो कुछ टेक्नोलॉजी है, ये मॉडर्न विज्ञान है, ये मॉडर्न साइंटिस्ट है, वो अभी तक उसको सुलझा नहीं पा रहे। उनको पता ही नहीं चल रहा कि किस तरह से केदारनाथ का मंदिर बना, और ऐसे पत्थरों से बना जो पत्थर आजू बाजू मिलते ही नहीं। ये कौन सा बिल्डिंग मटेरियल है कि जिसके वजह से वो केदारनाथ का मंदिर हजारों सालों के बाद भी आज वैसे के वैसे है। जहां आजू बाजू के जो प्रदेश है वो इस जगह, ऐसी जगह पे है कि कुछ महीने बाद, सालों बाद वो पूरे ढह जाते हैं, लेकिन केदारनाथ का मंदिर वैसे ही है। लोगों को अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि किस तरह से महाराष्ट्र के संभाजी नगर या औरंगाबाद में जो अजंता का मंदिर है,
वो कैसे बना है? एक बहुत बड़े पत्थर बोल सकते हैं, बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर से शुरुआत करके आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हो जो इतना परफेक्ट है, इतना एक्यूरेट है कि नीचे से भी अगर चालू करें तो भी डिफिकल्ट है उसको अचीव करना। किस तरह से बनाया होगा आपने जब आप ऊपर से शुरुआत करके, उस पत्थर की शुरुआत करके, उस पर्वत की शुरुआत करके आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हो। और वही समझने के लिए अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उनकी मिसेस हिलेरी क्लिंटन, पिछली बार वो अमेरिका के अध्यक्ष के लिए उस चुनाव में भी थी। कुछ महीने पहले वो भारत आई थी और उस टेंपल के यहाँ 3 दिन रुकी थी, बस यही समझने के लिए कि कैसे हुआ ये, कैसे किया ये है। और सिर्फ ये नहीं है, हजारों ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे देश में कि जो अभी तक लोग समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे किया है सब कुछ। और यह है पूरी तरह से टेक्नोलॉजी। हम ज्ञान और विज्ञान में इतने ज्यादा डेवलप्ड थे कि हम कोई भी दूसरा देश हमारे आसपास भी नहीं था। इनफैक्ट हमने हर क्षेत्र में पूरी दुनिया का नेतृत्व किया। पूरी दुनिया में जितने भी विश्वविद्यालय थे वो पूरे भारत में थे। दुनिया से लोग हजारों किलोमीटर सफर करके भारत में सिर्फ पढ़ने के लिए आते थे। आज किसी भी मॉडर्न जो विश्वविद्यालय होगा उसमें जितनी शाखाएं होगी, ब्रांचेस होगी, उससे ज्यादा शाखाएं उस टाइम हमारे देश में उस विश्वविद्यालय में थी। इतना महान है हमारा देश। और दोस्तों ये देश आज भी काबिलियत रखता है कि फिर से हम अपने देश को उतना महान बना सकते हैं, और वैसे ही करना है। वही हमारा मकसद है, वही हमारा उद्देश्य है। लेकिन उसी की शुरुआत, उसी के लिए हमें पहला काम करना होगा, वो है आर्थिक मजबूतीकरण, आर्थिक सशक्तिकरण। और उसी की शुरुआत करनी है हमें इस बिजनेस के साथ। सबसे पहले हमें आर्थिक जो व्यवस्था है उसे बेहतर करना है। भारत को एक नंबर 1 इकोनॉमी बनानी है, समाज स्तर बेहतर करना है, सामाजिक प्रगति करनी है। और जब सामाजिक प्रगति होगी, जब अच्छी पढ़ाई होगी, तो अपने आप ये जो चीजें हैं, ये आयुर्वेदा, ये योगा, यानी लोग ये बहुत आगे की चीजें, ये अपने आप और बेहतर होती जाएगी और फिर से हम उस स्थान को प्राप्त कर लेंगे। और दोस्तों ये काम करने के लिए एक्चुअली बिजनेस में क्या करना है, कैसे करना है, उसकी पूरी जानकारी, उसकी पूरी जो डिटेल प्लानिंग हमारे पास है, उसका पूरा रोड मैप हमारे पास है। जब हम बिजनेस की भी बात करें तो ऐसी बहुत ग्रॉस क्रूड ऐसी बात नहीं करें, तो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें 3 सेक्टर में बिजनेस करना है। सबसे पहला हमारा सेक्टर है ईंधन और ऊर्जा। आज इस क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया रिन्यूएबल ईंधन और ऊर्जा के ऊपर काम कर रही है। लेकिन थोड़े ही दिनों में पूरी दुनिया को पता चलने वाला है कि ये जो ईंधन ऊर्जा, ये जो रिन्यूएबल के नाम पे हम सोलर, विंड या हाइड्रोजन का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल शाश्वत नहीं है, बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल वही है जो हमारा किसान इस खेती से उगाएगा, वही सस्टेनेबल है। और इसीलिए सिर्फ सस्टेनेबल फ्यूल अगर कोई है तो वो है जैव ईंधन, वो है बायोफ्यूल। और हमारे देश में इतनी ताकत है, इतना पोटेंशियल है कि हम पूरी दुनिया के लिए 25 से 30% इतना जैव ईंधन बना सकते हैं और बेच सकते हैं। ये एकमेव ऐसा सेक्टर है ना कि इस एक सेक्टर की वजह से ही बहुत बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं। दूसरा हमारा सेक्टर होगा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। दोस्तों आज पूरी दुनिया की जरूरत है कि वो पूरी दुनिया एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक शाश्वत खेती के ऊपर काम करे, ऑर्गेनिक खेती के ऊपर काम करे, ताकि आने वाले दिनों में ये मिट्टी फिर से सबके लिए उतना ही खाना या अनाज तैयार कर पाए हजारों सालों तक। और उसके लिए जरूरी है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और हम जो तैयार कर रहे हैं, हम जो तैयार कर सकते हैं और बेच सकते हैं, वो होगा ऑर्गेनिक, सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं तो ऑर्गेनिक सॉइल कंडीशनर, यानी ऐसे समझिए कि सॉइल का टॉनिक। नेपियर ग्रास से हम जो फर्टिलाइजर तैयार करेंगे ना, वो बहुत अच्छा टॉनिक जैसे काम करेगा इस मिट्टी को फिर से सशक्त बनाने के लिए। वो वही नेपियर ग्रास है जिसे खाके हमारी गाय भैंसे दूध और इतनी पोषक तत्व हमें देती है। तो इस सेक्टर में भी 20% पूरी दुनिया का बिजनेस हम कर सकते हैं, इतने हमारा पोटेंशियल। और तीसरा जो हमारा सेक्टर है वो एमएसपी, एम से सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। जितने भी पेट्रोकेमिकल की चीजें हैं, प्रोडक्ट्स है जिसकी वजह से आज पर्यावरण की तबाही हो रही है, उसको हमें रिप्लेस करना है ऐसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट के साथ। और कहां से आएंगे सस्टेनेबल प्रोडक्ट? ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स फिर से आएंगे हमारी खेती एग्रीकल्चर से।
तो हमारे पास खेती तो अच्छी है ही है, लेकिन और एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है और वो है ह्यूमन स्किल्स। वो भी और एक इंडिकेटर है कि हम संस्कृति में कितने आगे लोगों से, और वो दर्शाता है हमारी हस्तकला, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स में भी, हस्तकला में भी कई सारी ऐसी चीजें हम बना सकते हैं जो दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो इतना कुछ कर सकता है। चीन थोड़ा सा है लेकिन बाकी नहीं है कोई, इतने ज्यादा हम डेवलप्ड है, अगेन बिकॉज हम इस चीजें में, संस्कृति में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। और ये हस्तकला में इतने सारे प्रोडक्ट्स तैयार हो सकते हैं कि हम इस कैटेगरी में भी, इस सस्टेनेबल चीजों में भी दुनिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। बस इन 3 सेक्टर में हमें काम करना है और अपने देश को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनानी, ये हमारा प्लान है। दोस्तों, हम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हम जो कह रहे हैं कि हमारे देश की इतनी पोटेंशियल है और हम ये सब कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नया इनोवेशन नहीं कर रहे, ना ही कुछ हम ऐसा कर रहे हैं कि लोगों ने कभी किया नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं। हम कुछ रॉकेट साइंस ऐसा कर नहीं रहे, हम तो वही चीजें कर रहे हैं जो बहुत सारे लोगों को पता है। इनफैक्ट जो हम बात कर रहे हैं कि हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बना सकते हैं, ये भी हमारे समाज में बहुत सारे लोगों को पता है। वो जानते हैं, समझते हैं कि भारत में इतनी पोटेंशियल है। ये भारत है कि जो 90% ऑफ द टाइम इतनी बड़ी इकोनॉमी भी था, लेकिन और इसके ऊपर परिसंवाद भी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इशू ये है कि कैसे करें, कौन करेगा ये, और यही हमारा रोल है। दोस्तों, हमारा रोल यही है कि हम इन सब की जिम्मेदारी लेंगे। आज इन सभी चीजों में ये पॉसिबल है, मुमकिन है, लेकिन करेगा कौन, जिम्मेदारी लेगा कौन, ये जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और हम लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लेंगे जिम्मेदारी लेंगे कि हम ये काम करें। हम अपने देश को सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं तो दुनिया का सबसे महान, ग्रेट ऐसा देश बनाएंगे। और कैसे करेंगे ये? दोस्तों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये जिम्मेदारी लेना और देश को वहां तक लेके जाना, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये स्ट्रैटेजी आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और वो स्ट्रैटेजी यही होगी कि हम हमारे देश में हर जगह ये 5E मिशन सेंटर, उसकी शुरुआत करेंगे। दोस्तों, ये जो सेंटर होगा, ये उस क्षेत्र को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए, पूरी तरह से सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए काम करेगा। ये सेंटर उस चीज के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी लेगा, यानी क्या करेगा, तो 5E मिशन को पूरा करेगा। पहला ही 100% एम्प्लॉयमेंट। ये मिशन जिम्मेदारी लेगा कि उस क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, जिनको भी आज रोजगार की जरूरत है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, घरेलू महिलाएं या विकलांग या स्पेशली एबल्ड या तृतीयपंथी, जो भी अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहना चाहता है, उसके लिए 100% रोजगार निर्माण करने की जिम्मेदारी ये सेंटर लेगा। ये सेंटर जिम्मेदारी लेगा कि हमारे किसानों को एक अच्छा इनकम मिले, जो भी फसल वो तैयार कर रहे हैं उनके लिए अच्छा इनकम मिले, उसके ऊपर प्रोसेसिंग के यूनिट्स की शुरुआत करना, या जो खेती कर रहे हैं उसे कुछ बेहतर खेती कर सकते हैं तो वो मार्गदर्शन किसानों को करना और किसानों का इनकम बढ़ाना, महिलाओं का सक्षमीकरण करना, महिलाओं का इनकम बढ़ाना, उनका आत्मसम्मान बढ़ाना, पूरे बिजनेस प्रक्रिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है उस लेवल में उस सभी महिलाओं को उसमें शामिल करना और उनका आत्मसम्मान सक्षमीकरण करना, इसकी जिम्मेदारी लेगा ये सेंटर। ये सेंटर इसकी जिम्मेदारी लेगा कि वो पूरा जो क्षेत्र है वो ऊर्जा में स्वयंपूर्ण, स्वच्छ ऊर्जा में स्वयंपूर्ण हो, चाहे वो घरेलू ईंधन हो, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या ट्रांसपोर्टेशन का ईंधन हो, या जिससे बिजली बन रही है ऐसा ईंधन हो, सभी ईंधनों में वो क्षेत्र पूरी तरह से सक्षम होगा या 100% स्वावलंबी होगा। इसकी जिम्मेदारी लेगा ये सेंटर। ये सेंटर इसकी जिम्मेदारी लेगा कि हमारा क्षेत्र, वो जो एरिया है, वो मैक्सिमम उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसके लिए यानी हम किसी भी क्षेत्र में हो, यानी हम समुद्र को लग के हो, पहाड़ वाला इलाका हो, इवन राजस्थान, अब हमें अगर लगता है कि यार ज्यादा पानी नहीं, लेकिन जो ह्यूमन स्किल्स हमारे अलग अलग जगह पे है वो बहुत ज्यादा बिजनेस का डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो वो मैक्सिमम बिजनेस डेवलपमेंट, मैक्सिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी ये सेंटर लेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट वो है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। ये सेंटर ये जिम्मेदारी लेगा कि हमारे उस क्षेत्र का जो पर्यावरण है उसका 100% हम संवर्धन करें, 100% उसका ख्याल रखें, क्योंकि वो जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण है हमारा घर है, अगर वो घर सुरक्षित है, वो सही है, तो ही हम सुरक्षित है। और ये सिर्फ हमारा घर नहीं है,
तो हमारे साथ इस घर में जीव जंतु, पशु पक्षी, ये वनस्पति प्राणी सब रहते हैं और सबके लिए वो घर है। दोस्तों, ये पर्यावरण हम सबके लिए घर है और ये सभी वनस्पति प्राणी, जीव जंतु, ये सभी एक ही घर में रहने वाले हमारे एक फैमिली मेंबर्स। वसुधैव कुटुंबकम, ये जो संकल्पना है वो एक्चुअली सही है और इसी की जिम्मेदारी लेगा हमारा ये सेंटर। और हमें ऐसे ही सेंटर को पूरे देश में शुरुआत करके उस हमारे क्षेत्र को सुजलाम सुफलाम बनाना है। और दोस्तों, हम क्या करेंगे कि ये जो सेंटर है, ये सेंटर एक फिजिबल पॉपुलेशन में, यानी ऐसी इतने सारे क्षेत्र में हो कि उस क्षेत्र में जब हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो एक शाश्वत, एक फिजिबल, एक सस्टेनेबल बिजनेस कि हम बिजनेस कर सके, लॉन्ग टर्म तक बिजनेस कर पाए। एक ऐसी साइज रखेंगे उस सेंटर के लिए ताकि एक अच्छा खासा बिजनेस तैयार हो। अभी हमारे तहसील में, जिले में हमारी टीम है, हमारे एमवीपीज है, हमारे एमएसएस है। तो ये सभी जो हमारे 5E मिशन सेंटर होंगे, इन सभी संस्थाओं के प्रमुख होंगे हमारे एमवीपी। हमारे एमवीपी इन सेंटर्स को चलाएं। अभी यह सेंटर इतने प्रदेश में होगा कि ताकि एक अच्छा खासा बिजनेस हमारे एमवीपी के लिए तैयार हो, उस पूरे एक क्षेत्र के लिए भी तैयार हो और हमारे एमवीपी उद्योजक के लिए भी एक अच्छा इनकम, एक अच्छा प्रॉफिट उसके लिए तैयार। आज हमारी संकल्पना एमवीपी को लेकर सिर्फ एक ग्राम पंचायत होती है, लेकिन उस क्षेत्र को अगर ग्राम पंचायत से भी ज्यादा अगर बड़े क्षेत्र की जरूरत हुई तो इतना बड़ा क्षेत्र हम हमारे एमवीपी को देंगे। और सिर्फ रूरल ही नहीं, अर्बन एरिया, ये सभी मिलके एक एमवीपी एक अच्छा खासा बिजनेस कर पाएंगे। ऐसा फिजिबल साइज हम हमारे इस सेंटर के लिए, हमारे एमवीपी के लिए देंगे। और उस पूरे तहसील के जो इंचार्ज होंगे वो होंगे हमारे एमएसएस। और दोस्तों, ये फिजिबल साइज यानी कौन सा कितना क्षेत्र होगा हमारे एमवीपी के बिजनेस के लिए, वो होगा 5000 से 7000 परिवार। दोस्तों, हमारे देश में एक परिवार में साधारण ऑन एन एवरेज 4.5 4.44 ऐसा एवरेज है, लेकिन 4.5 इतना पॉपुलेशन है। तो इसका मतलब है 5000 परिवार में ऑलमोस्ट 22,500 इतने लोग रहते हैं। लेकिन जो रेंज हो गई 22,000 से लेके 25,000 इतने लोग 5,000 फैमिली में होते हैं। वैसे ही 7,000 फैमिली में होंगे 30,000 से लेके 35,000 तक। तो हमारा जो साइज होगा पॉपुलेशन का बिजनेस करने के लिए, इस 5E मिशन के लिए, 5E मिशन सेंटर के लिए या एमवीपी के लिए, वो होगा एक 25 से 30,000 इतना पॉपुलेशन। और वो पॉपुलेशन उस क्षेत्र के लिए हमारे एमवीपी इस मिशन द्वारा काम करेंगे। और दोस्तों, जो भी हमारा बिजनेस करना है, ये 25-30,000 उस बिजनेस में कितना बिजनेस हम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर 25,000 लोग वहां हैं तो 25,000 लोगों के लिए आज की तारीख में पूरे साल भर में कितने वस्तु और सेवा का निर्माण हो रहा है। और जो भी वस्तु और सेवा का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं जीडीपी। तो आज हमारे देश में प्रति व्यक्ति 2 लाख साल का उतनी सेवा और वस्तु का उत्पादन हो रहा है। तो इसका मतलब 25,000 लोगों के लिए आज 500 करोड़ का वस्तु और सेवा साल में इतना तैयार हो रहा है, उतना उसका निर्माण हो रहा है। तो ये आज का बिजनेस है जो हो रहा है, जो अलग अलग विदेशी कंपनियां या पेट्रोकेमिकल तैयार करने वाली, बेचने वाली कंपनी, ये सब मिलके तैयार कर रहे हैं। और हमारा फोकस क्या है कि इस 5E मिशन के थ्रू हमारे उस माध्यम से हम कम से कम 20% जीडीपी आगे के 3 से 5 साल में तैयार करके दें। यानी जो भी जीडीपी आज तैयार हो रहा है उसमें से कम 20% ऐसे वस्तुओं से तैयार हो जिस वस्तु के लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान बनाएगा, जो वस्तुएं तैयार करेगी हमारी महिलाएं, जो वस्तु तैयार करके उसको अच्छी तरह से मार्केट करेंगे हमारे युवा, और वहां के हमारे लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे। तो हमारा जो टारगेट है कि 25,000 पॉपुलेशन के लिए कम से कम 3 से 5 साल में हम 20% इतनी जीडीपी का निर्माण करें। और कितना होगा वो, अगर पूरे 25,000 लोगों के लिए 500 करोड़ का बिजनेस आज की तारीख में तैयार हो रहा है, और जो बाकी के लोग कर रहे हैं, जो भी कंपनियां कर रही, और अगर हमें अपने सेंटर के थ्रू हमारे लोगों के साथ अगर 20% जीडीपी का निर्माण करना है तो वो होता है 100 करोड़। 500 करोड़ में से 20% का मतलब है 100 करोड़। 3 से 5 साल में 100 करोड़ का बिजनेस उस एक
एक सेंटर के ऊपर 5 मिशन सेंटर के ऊपर हमारे एमवीपी तैयार करें। दोस्तों 100 करोड़ ये बहुत बड़ा नंबर है। 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर करने वाली लिमिटेड जो कंपनियां हैं हमारे देश में, उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। एक 100 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। तो आपको शायद लगेगा इतनी 100 करोड़ का जो टर्नओवर क्या हम कर पाएंगे? तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो 500 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है आज की तारीख, उसमें से 70% टर्नओवर इतनी छोटी छोटी सिंपल मामूली घरेलू चीजों से होता है। और हम भी अगर सिंपल चीजों से शुरुआत करें तो हम उस टारगेट तक 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। यानी अगर 25,000 लोगों के लिए दूध तैयार करना है, यानी सिंपल चीज, ऐसा दूध जो हमारी वहां की जो अपनी देसी गाय उनके द्वारा तैयार होगा, बिल्कुल कोई भी केमिकल उसमें नहीं होगा, तो जिसे ऑर्गेनिक या A2 मिल्क बोलते हैं, वो हम कर सकते हैं। अब टेक्सटाइल की बात करें तो सिंपल रुमाल से लेके वस्त्र से लेके बनियान से लेके जो घरों में रहता है, अलग अलग चीजों के लिए हमें जो कपड़े लगते हैं वो अगर हम बात करें, या हम सिंपल जो कॉस्मेटिक केमिकल जो हमें लगते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी सुबह से चालू करने के बाद वो पेस्ट, वो साबुन, शैम्पू, तेल, ये सभी चीजें जो हम आसानी से हमारे लेवल पे बना सकते हैं। और इसे धीरे धीरे करके ये जो पोटेंशियल है, ये जो पॉसिबिलिटीज है, ये बढ़ सकती है, ये फर्नीचर तक जा सकती है, और कई सारी चीजें हैं जो किया जा सकता है, जो हमारे वहां के लोग कर सकते हैं, और ये सभी मिलके फिर हम उस वहां तक जा सकते हैं। ऑफ कोर्स इसकी शुरुआत होगी कम से, लेकिन धीरे धीरे कम, आगे के 3 से 5 साल में हम ये 20% जो जीडीपी है उसको डेफिनेटली पार कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सिर्फ हमें क्या करना होगा, जो फोकस है, जिसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा, वो ये है कि ये जो परिवार है, ये जो 5,000 परिवार है, उसमें से 60% लोग, कम से कम 60% परिवार हमारे साथ उस मिशन के लिए हमारे साथ जुट जाए। और वो मिशन क्या होगा? वो मिशन होगा कि हमारे क्षेत्र को सुजलाम सुफलाम बनाना है। अब ये सुजलाम सुफलाम, ये जो शब्द है, ये शायद लोगों को समझने के थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हमें अपने क्षेत्र को ना सबसे ज्यादा डेवलप करना है। यानी ऐसा समझिए कि अगर कोई शहर है, यानी दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता जैसा मेट्रो हो, या कोई भी सिंपल सादा शहर हो, हर शहर में आप देखोगे ना तो एक ऐसा इलाका होता है जो पॉश एरिया होता है, जहां वहां के अमीर लोग रहते हैं, जहां बहुत सड़कें अच्छी होती है, सुविधा अच्छी होती है, जहां कचरा विचरा आपको नजर नहीं आएगा, ऐसे एरिया होता है। तो हमें अपने क्षेत्र को वैसे बनाना, हमें अपना क्षेत्र एकदम पॉश डेवलप्ड ऐसे बनाना। या इवन ग्रामीण में भी अगर आप देखोगे तो कुछ ग्राम पंचायत ऐसी है जहां किसानों का अच्छा इनकम है, उनकी आप घर देखोगे तो घर अच्छे हैं, वहां अच्छी सोई सुविधाएं, वहां भी रोड्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। या कोई पर्यटन क्षेत्र देखिए, तो हमें अपने क्षेत्र को बेसिकली वैसे करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना डेवलप करना है। यानी क्या करना है? तो हमारे उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के लिए ये मिशन, ये सेंटर काम कर रहा है, तो हमारे उस क्षेत्र में हर जगह हमें से ग्रीनरी नजर आनी चाहिए, वहां बिल्कुल कचरा नहीं नजर आना चाहिए, वहां बिल्कुल आपको मॉस्किटो मच्छर नहीं दिखेंगे, वहां पानी का कोई भी सोर्स हो वो स्वच्छ रहेगा, वहां किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा, वहां हमारे बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेसिक चीजें जो चाहिए वो होगी, वो हमें काम करना। वहां जो लोग रहते हैं उनकी एक अच्छी इनकम है, सबके घर अच्छे हैं, वही हमें चाहिए। तो ये हमारा मीनिंग है सुजलाम सुफलाम बनने का। और उस एक चीज के लिए सभी लोग मिलकर काम करें, बस यही हमें काम करना है। और इसी में से सबको जो कस्टमर बेस है या बाकी कुछ चाहिए, जो चीजें हमें तैयार करके बेचे, वो सब इसमें आ जाएगा। भले ही इसमें जो लोग हैं वो किसी खुद के निजी बेनिफिट के लिए शामिल हो, किसी को रोजगार चाहिए, किसी को अपने फसल के लिए अच्छे दाम चाहिए, तो ठीक है, लेकिन सब लोग आए उस सबके लिए, जो हमारा कॉमन जो उद्देश्य है उसके लिए। और हमारा बेसिकली एक काम, हम सिर्फ उस उद्देश्य के लिए लोगों को एक करना, उस उद्देश्य के लिए लेके जाना, बस यही हमारा काम होगा, जिसकी वजह से हम उस बिजनेस तक पहुंच पाएंगे। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख हमने ली है सबक ली, कि इस पूरे प्रक्रिया में हम किसी के 1 रुपए को भी हाथ नहीं लगाएंगे। जो भी लोग आएंगे हमारे साथ वगैरह, किसी से 1 रुपए नहीं लगेंगे, किसी से कुछ पैसे नहीं लगेंगे। बिजनेस प्रक्रिया में जो भी पैसे लगेंगे वो एमसीएल डालेगी, हो सकता है कोई उद्योजक डाले, लेकिन कभी पैसे नहीं लगे। अभी हमने एमपीओ को प्रमोट किया,
एमपीओज में लीगल जरूरत होती है कि वहां के जो मेंबर्स हैं उन्हें वो शेयर होल्डर बनना पड़ता है। अभी सबसे पहले तो हमारे 5E मिशन का काम तो हमारे सभी एग्जिस्टिंग एमपीओज में हम करेंगे। वो उस एमपीओज में देखेंगे कि कैसे हर व्यक्ति को एक अच्छा रोजगार मिलेगा, वहां अच्छी उनकी फसल को दाम मिलेंगे, वो काम करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में हम सिर्फ लोगों को साथ जोड़ेंगे, किसी से 1 रुपए भी नहीं लेंगे दोस्तों। इसलिए पहली स्टेप अभी आने वाले दिनों में पहला, ये फंडिंग के बाद पहली स्टेप हमारी क्या होगी, तो हमारी स्टेप होगी कि हमारे सभी जो उद्योजक है, सभी उद्योजकों को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे जितने भी एमवीपी हैं, एक जिले में, एक तहसील में जितने भी एमवीपी है, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको क्षेत्र डिफाइन करेंगे कि उस क्षेत्र में अभी उन्हें बिजनेस करना है। ये सबसे पहला हमारा काम होगा आने वाले दिनों में। और दूसरा काम होगा कि इमीडिएट तौर पर, ऑफ कोर्स एमकोल और एमसीएनजी प्रोजेक्ट एक कंपलसरी प्रोजेक्ट, ऊर्जा ईंधन हमारा एकदम बेसिक ऐसा बिजनेस है, लेकिन इमीडिएटली रेवेन्यू किससे शुरुआत हो सकती है, इमीडिएटली प्रॉफिट किससे शुरुआत हो सकता है, इमीडिएटली लोगों को रोजगार किससे मिल सकता है, तो ऐसी कोई भी छोटी सी चीज हो उसके साथ पहले बिजनेस एक्टिविटी शुरुआत करें। ऐसी बिजनेस एक्टिविटी की जिससे एक रेगुलर इनकम हमारे उद्योजक को, हमारे उन लोगों की शुरुआत हो, एक कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ हम कर सकते हैं। और जब बिजनेस करेंगे तो बहुत सारी चीजें भी सीखेंगे। बहुत सारी चीजें होती है जो करनी पड़ती है, जो रखनी पड़ती है, अकाउंट्स होते हैं, सब कुछ। तो धीरे धीरे करके ये सब शुरुआत जब करेंगे तो, और फिर उसके साथ हमारा स्केल हम बढ़ाएंगे। तो इमीडिएटली एक बार सभी एमवीपी ऑर्गेनाइज होने के बाद इमीडिएटली उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, और वो भी कैसे डिसाइड करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊं। तो वैसे ही हम शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और शुरुआत छोटे से भले करें, लेकिन हम अपने पोटेंशियल तक जाएंगे दोस्तों। ऐसी ही शुरुआत होती है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, और कोई भी क्षेत्र आज की तारीख में अगर डेवलप्ड हो इकोनॉमिकली, तो आप देखोगे कि उनकी शुरुआत हमेशा छोटी सी होती है। इनफैक्ट देश इजराइल, जापान जैसे देश, वो आज की तारीख में अगर बहुत अच्छी उनकी इकोनॉमी है, लेकिन उनकी शुरुआत हमेशा छोटी छोटी चीजों से होती है। जापान ने भी छोटे छोटे चीजों से लेके ही शुरुआत की है, और फिर भी अल्टीमेटली दे हैव रीच्ड देयर पोटेंशियल। दोस्तों भारत की जहां तक बात है, तो हमारा पोटेंशियल आप समझ ही नहीं सकते। आपको पता है कि ये जो 500 करोड़ की जो इकोनॉमी है, 25,000 लोगों के लिए ये 500 करोड़ का जो जीडीपी बन रहा है वो बहुत कम है। हमारा जो ग्लोबल एवरेज है दुनिया का, वो ग्लोबल एवरेज इससे 6 गुना है। यानी 25,000 लोगों के लिए 3,000 करोड़ की इकोनॉमी या जीडीपी का निर्माण होना चाहिए, वो ग्लोबल एवरेज है। और आज इस ग्लोबल एवरेज को लेके पहुंची है चीन। चाइना में अभी आज देखोगे तो उसकी जो जीडीपी है प्रति व्यक्ति, अभी वो ग्लोबल एवरेज के ऊपर है, 12 लाख है। और इसलिए चीन अभी $20 ट्रिलियन इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। लेकिन जब भारत की बात आएगी, जब भारत की बारी आएगी, तो हमारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, चीन से भी बहुत ज्यादा है। यानी हमारा जो 25,000 लोगों को लेके जब आप बिजनेस का पोटेंशियल हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। और इसीलिए ये पोटेंशियल ज्यादा है, इसीलिए जब हम वहां जाएंगे, अपने आप हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और वही जाना है, शुरुआत थोड़ी सी छोटी सी करना है, लेकिन जाना वही है। और दोस्तों फिर से एक बार, ना कि हमारे देश को सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, लेकिन हमारे देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाना है, कि जहां हमारा देश फिर से हर सेक्टर में पूरी दुनिया का नेतृत्व करे। जय हिंद, जय एमसीएल। तो गुड मॉर्निंग एमसीएल का परिवार। और एक शुक्रवार अगर आप ध्यान से सुना होगा, ये था हमारी एक सोच पे जोरदार प्रहार बाय वन डॉक्टर श्याम गोलब सर। जी हाँ, एक वाकया हुआ लास्ट हफ्ते। एमसीएल के काम की एक वैश्विक जो रिकॉग्निशन है वो किस लेवल की हो सकती है, उसका ट्रेलर देखने को मिला। जिम्बाब्वे, अफ्रीका का छोटा सा देश, उस देश